गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये कहानी समझ जाओगे वैसे ही हम अपने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वो कहानी स्टार्ट करते हैं। छोटी सी कहानी रिलेट करती है न्यूटन से। जी हाँ, सर आइजैक न्यूटन से। सर आइजैक न्यूटन एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके पेरेंट्स जो थे वो किसान थे। तो एक बार वो किसी पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। उसी समय उनके सामने एक एप्पल ड्रॉप होता है, उनके सामने एक एप्पल गिरता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एप्पल उनके सिर पे गिरा। तो हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि एप्पल कहाँ गिरा। मेन बात यह है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिरा। जैसे ही एप्पल नीचे गिरा उन्होंने सोचा कि ये एप्पल गिरने के बाद नीचे ही क्यों गिरा। तब उन्होंने अपने दिमाग में ये आंसर निकाल लिया कि एप्पल गिरने के बाद, पेड़ से गिरने के बाद अर्थ पर इसीलिए गिरा क्योंकि अर्थ की एक फोर्स है जिसे उसने बोला अट्रैक्शन। अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला, जिसकी वजह से वो एप्पल अर्थ के ऊपर गिर गया। फिर उन्होंने इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन सोचा कि क्या अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स किसी और काम में भी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सोचा कि क्या अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मून का कुछ रिलेशनशिप है। तो उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, अपनी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद हमें ये कंप्लीट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन हमें दिया। तो सबसे पहले उनका वही क्वेश्चन और उनका क्वेश्चन का उन्होंने क्या आंसर निकाला, कैसे निकाला, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनका क्वेश्चन क्या था? उनका क्वेश्चन ये था कि क्या अर्थ मून के रिवोल्यूशन में, या जो मोशन ऑफ मून है उसमें किसी तरह से हेल्प करती है। तो देखिए उन्होंने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने एज्यूम किया ये, जैसे ये है हमारे पास हमारी अर्थ, ओके, और इस अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हमने मान लिया मून, ओके। और मून रोटेट करता है और यू कैन से रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ लाइक दिस इन ए सर्कुलर पाथ। इन ए सर्कुलर पाथ मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है और वो बातें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने ये सारी बातें फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखी हैं मोशन के अंदर। कैसे? ध्यान से देखो। मून सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। मून सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है अराउंड अर्थ। फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट ये है कि उसकी, यानी रिवोल्यूशन ऑफ मून की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास? स्पीड। रिवोल्यूशन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। क्लियर है? अब यहां पर जो स्पीड भी है, ठीक है। अब स्पीड है तो यहां पर कुछ टाइम के लिए टाइम भी है, यहां पर रोटेशन के लिए टाइम भी आपके पास ही है। तो यहां पर हम क्या मान सकते हैं? तीसरा पॉइंट, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन। यहां पर आपके पास क्या है? सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक है तो सन क्योंकि मूव कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी है। और यहां पर चेंज इन डायरेक्शन है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। एट ईच एंड एवरी पॉइंट। क्यों है? क्योंकि आपको पता है सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, कुछ ना कुछ यहां पर टाइम भी है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप ये मान सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, जिसकी वजह से मोशन ऑफ मून आपके पास क्या बन जाएगा? मोशन ऑफ मून आपके पास बन जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन ऑफ मून आपके पास क्या बन गया? एक्सेलरेटेड मोशन बन गया। और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 101% फोर्स रिक्वायर्ड है ही। 100%। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन आपके पास वहां पर फोर्स नहीं है। समझ रहे आपको बात? ये तो जो मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ है
न्यूटन्स ने, सर आइजैक न्यूटन ने उनके बारे में ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया अपने माइंड के अंदर। अब आप ये जो चीज है, ये जो एग्जांपल है, इसे आप बिल्कुल सिंपली रिलेट कर सकते हो। आप रिलेट कर सकते हो इस एग्जांपल को जैसे कि एक पर्सन एक धागे के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को घुमा रहा है। समझ रहे हो आप? जैसे यहां पर ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है। आपको ये एग्जांपल क्लियर है? आपने इस एग्जांपल को बिल्कुल सिमिलरली कंसीडर करना है जैसे कि एक पर्सन एक थ्रेड के साथ, एक धागे के साथ स्टोन को बांध के और इस तरह से रोटेट करे। यानी कि यहां पर क्या होगा, अर्थ की जगह क्या हो जाएगा, अर्थ की जगह आपके पास आ जाएगा वो पर्सन, ठीक है। उस धागे की जगह, धागे को नहीं मानते, अभी हम स्टोन को मानते हैं, जो ये हमारा मून है, ये मून बिहेव करेगा एज ए स्टोन। और जब स्टोन मूव कर रहा है, उसे उस पर्सन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, उस पर्सन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, धागा, यानी कि वो स्ट्रिंग उसे कनेक्ट कर रहा है उस पर्सन के साथ। उस पर्सन के साथ क्या कर देता है, उसे कनेक्ट कर देता है। अब वो जो स्टोन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है, अब आपको ये समझना है। वो इसीलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक थ्रेड के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ टाई अप है, बंधा हुआ है, और वही उसे क्या प्रोवाइड करती है, वही उसे हेल्प करती है फोर्स को अटेन करने में। क्लियर हो रही है आपको बातें? तो अगर यहां पर वो फोर्स ना रहे, सपोज करो ये धागा यहां पे ना रहे, इस धागे को हम ब्रेक कर दें, तो वो स्टोन डायरेक्शन में चला जाएगा, डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर है। तो उसी तरह से हम यहां पर ये अज्यूम करते हैं कि जैसे एक स्टोन सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ में मूव करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स गिवन बाय द पर्सन, उसी तरह से मून भी रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। किसकी हेल्प से? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन पावर ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन बाय अर्थ, गिवन बाय अर्थ, जो हमें फील नहीं होती, जो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता है। जो मून है अर्थ के सराउंड जो रिवॉल्व करता है, वो क्यों रिवॉल्व कर पाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन बाय अर्थ। और वो कैसे देता है उस फोर्स को? जैसे यहां पर स्ट्रिंग इस धागे के अकॉर्डिंग, जैसे स्टोन को फोर्स कौन जन देता है? वो धागा देता है। कैसे देता है? अलोंग द रेडियस। अगर हम इसको सर्कुलर पाथ मान रहे हैं तो ये रेडियस बन सकता है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। उसी तरह से मून को भी जो फोर्स प्रोवाइड की जाती है वो अलोंग रेडियस प्रोवाइड की जाती है, इस तरह से जो डिस्टेंस है इनके बीच में। और इसीलिए वो क्या होता है, देखो ध्यान से, यहां पर ये कहा जा रहा है, ये जा रहा है, रेडियस जा रहा है सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जा रहा है ना, तो इसीलिए सर्कल के टुवर्ड्स सेंटर होने की वजह से, टुवर्ड्स सेंटर फोर्स होने की वजह से हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल देते हैं, हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल देते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर लग रहा होगा क्योंकि इतनी सारी बातें यहां पर आ गई हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपके पास ये पैरा आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप इसे ध्यान से लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, और जो मैंने आपको समझाया है उसे अगर ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसी कंसेप्ट के बेस पर न्यूटन्स ने यूनिवर्स की सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कही कि इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाने लगा। तो अभी हम यूनिवर्सल लॉ को बाद में पढ़ेंगे, पहले आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मून के रिवोल्यूशन के लिए अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ये वो कंप्लीट आपके पास पैरा है जो भी मैंने आपको भी बोला है। तो ध्यान से एक देख लीजिए एक लाइन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए सर्टेन स्पीड changes its direction of motion continuously at every point during its motion। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है किसी स्पीड के साथ, तो उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन डायरेक्शन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी जरूर होगी। दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका क्या बन जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है। और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन and maintain motion of the object along the circular path is acting along the radius of the circular path towards the center। और जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो फोर्स कहां से मिलती है? उसे
सेंटर से मिलती है और किससे मिलती है, अलोंग द रेडियस मिलती है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी कंसेप्ट के बेस पर फिर न्यूटन ने सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कहा कि यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स attract each other, and this force of attraction between these objects is called gravitational force। यानी कि अर्थ और मून के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी यूनिवर्स के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसी फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने क्या नाम दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हमारे फर्स्ट टॉपिक में हमें यही पता लगाना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे हम कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेट कैसे करें मींस क्या हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है, तो जी हाँ, इसका फॉर्मूला हमारे पास है। हमारा फर्स्ट टॉपिक वही है, लेकिन फर्स्ट टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा ये आपको पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सारा समझा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे जो ये 5 से 10 मिनट की वीडियो बनी होगी इसे आपने बार बार देखना है, बार बार समझना है, क्योंकि ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अट्रैक्शन फोर्स है कैसे, जो हमें नहीं लगता। हमें नहीं लगता ना कि अर्थ है, मून है, कहां पर मून है, कहां पर अर्थ है, इतना सारा गैप है, तो उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप या उनके बीच में कोई फोर्स है, तो हाँ फोर्स है। और उसी बात को न्यूटन ने जनरलाइज कर दिया। जैसे सपोज करो मेरे पास ये 2 पेन है, इन 2 पेन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट्स के बीच में अपने आप में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया। तो ये था टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आएगी कि उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास है या नहीं। अगर फॉर्मूला है तो वो कौन सा फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक बनेगा इस चैप्टर का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट, इसके नोट्स बना लेना, देख लेना इसे। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक। Our first topic, universal law of gravitation। universal law of gravitation। सबसे पहले इसमें आपके पास है एक स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। आपसे 1 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ आपसे स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे राइट और यू कैन से स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें आपने क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, जो भी मैंने ऊपर लिखी भी हुई थी, ऑल ऑब्जेक्ट्स से स्टार्ट करते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts other object with a force whose magnitude is directly proportional to mass या masses of these two objects and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट आपके पास ये है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक्चुअली में क्या करना है, इसके अंदर एक्चुअली में हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला किस चीज से रिलेटेड है, उस फोर्स से रिलेटेड है जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है ए, इसको नाम दे देते हैं ए, हैविंग मास m1। हमारे पास ये है हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देते हैं बी, हैविंग मास m2। इसको मैं भी आपको लिखवाऊंगा अभी, या फिर अपने आप भी लिख सकते हो आप। लेट कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स
ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2। ठीक है, अब इसमें लिख भी सकते हो यहां पर लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी having mass या having masses m1 and m2 respectively, having mass m1 and m2 respectively। अब क्या होगा, a को यानी कि a ऑब्जेक्ट को b अट्रैक्ट कर रहा है, b ऑब्जेक्ट को a अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स एफ ए बी एफ बी ए। इसे अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट ए को बी अट्रैक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट बी को ए अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स दिस, और इनके बीच में है डिस्टेंस आर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर। हैविंग लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली एंड separated by a distance of r and separated by a distance of r। डिस्टेंस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। तो ये आपका डायग्राम बन गया, ये आपके पास एक तरह से छोटी सी कंस्ट्रक्शन बन गई। आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखनी चाहिए, चाहे एक या दो लाइन की लिखो, लेकिन लिखना जरूर, क्योंकि इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है आपके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब जो हमें फॉर्मूला सॉल्व करना है, फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यहां पे प्रोडक्ट लिखना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसे इस तरह से, हम लेंगे एक फोर्स, ये है हमारे पास फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि r का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 1 बाय, तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we will get f is proportional to m1 m2 divided by r square। f is proportional to m1 m2 divided by r square। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू से, और आपको बता रखा है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक फैक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और हेयर यहां पर जो हमारा ये फैक्टर है वो है हमारा कैपिटल जी। वो हमारा क्या फैक्टर है, कैपिटल जी, कैपिटल जी, और इसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लिख देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू वर्ल्ड वाइड या यूनिवर्स वाइज हमने फिक्स की हुई है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। चलो बाद में देखते हैं, अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारा रिजल्ट क्या है, f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये किस चीज का रिजल्ट है, ये आपके पास रिजल्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ये रिजल्ट है। यहां पर कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी का एक प्रॉपर नाम है। यहां पर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हम इसे प्रॉपरली सॉल्व, वैसे तो यहां पर पता है क्या आता है, यहां पर हमेशा कैपिटल स्मॉल के आता है, लेकिन अगर उस स्मॉल के की वैल्यू को हमने बहुत ज्यादा स्टडी कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, तब ये के रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो एक के है वो रिप्लेस हो गया कैपिटल जी से, और इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यहां भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आपके। यहां पर हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो चुका है, चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड, चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, ओके। अब
अब हमारे छोटे छोटे दो जो क्वेश्चन है वो इस जी से रिलेटेड है, वो कैपिटल जी से रिलेटेड है। मीन सबसे पहले हमें कैपिटल जी को डिफाइन करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैपिटल जी को डिफाइन करेंगे, फिर इसकी एसआई यूनिट कैसे बनती है हम वो बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें जी की डेफिनेशन बनानी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले को हम जी में चेंज कर लेते हैं। जी में कैसे चेंज करेंगे, कैपिटल जी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, यानी कि हमने क्या किया, इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, m1 m2 को डिवाइड कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी g की डेफिनेशन बनानी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर r की वैल्यू 1 यूनिट प्लेस करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 और इनकी वैल्यू भी 1 प्लेस करेंगे। इससे होगा क्या, ध्यान से देखो, इससे हमारा जो फॉर्मूला है ये इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास g की वैल्यू है वो g का फॉर्मूला या g की वैल्यू कंप्लीट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, f में कन्वर्ट हो गई। कब कन्वर्ट हुई, जब हमने ये दो कंडीशन लगाई। कौन कौन सी कंडीशन लगाई हैं, हमने डिस्टेंस को 1 मान लिया, डिस्टेंस को 1 यूनिट मान लिया, और मासेस को भी 1 यूनिट मान लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो कैपिटल जी है वो कैपिटल जी हमारा कैपिटल एफ में, कैपिटल एफ के इक्वल आ गया, और यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है हमारे कैपिटल जी की, यानी कि यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी is numerically equal to the gravitational force gravitational attractive force between two objects each of unit mass and separated by a unit distance। तो यहां से हम इस g की छोटी सी डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन आपके पास यही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी इसकी, किसकी, स्मॉल g की। ओके, अब बारी आती है स्मॉल g की, कैपिटल g की एसआई यूनिट की, कैपिटल g की एसआई यूनिट। तो कैपिटल जी की एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल जी की एसआई यूनिट भी इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होगी। कैसे होगी, ध्यान देखो, यहां पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ या व्हाट इज कैपिटल जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द कैपिटल जी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर, आपको वैसे भी मैंने पहले बता रखा है, किसी भी क्वांटिटी की अगर एसआई यूनिट निकालनी है आप उसके फॉर्मूले को यूज कीजिए, उसके फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसमें एसआई यूनिट को इन्वॉल्व कीजिए, आपके पास उस क्वांटिटी की एसआई यूनिट आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, आर यानी कि डिस्टेंस था, मीटर और इसका स्क्वायर है, यहां पर मास केजी इंटू केजी। तो एसआई यूनिट आपके पास क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपके पास बन जाएगी एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी आपके पास इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया, जिसके अंदर हमें एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला हमारे पास है ये, इसके बाद हमने जी की डेफिनेशन बनाई, जी की एसआई यूनिट बनाई, जी की वैल्यू आपको बता देता हूं, कैपिटल जी की वैल्यू जो आपके पास है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। आपको 1 मार्क्स के अंदर इस कैपिटल जी की वैल्यू को हमेशा हमेशा याद रखना है। एक और बात यहां पर समझ लेते हैं कि हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। इसे कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये थ्रू आउट दिस यूनिवर्स कांस्टेंट ही यूज करनी है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं इस वैल्यू को। यह वैल्यू हमेशा आपने याद रखनी है और हमेशा इसको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है? ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपने प्रिपेयर करना है, न्यूमेरिकल खास तौर पे। और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और हम अपनी वीडियो को खत्म करेंगे। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं जल्दी से। न्यूमेरिकल हमारे पास है 2 बॉयज ईच ऑफ मास 50 kg। मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल शॉर्ट में यूज कर रहा हूं। हमारे पास 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, ईच ऑफ मास 50 kg। दोनों का मास आपके पास क्या है? 50 kg है। ओके, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। और ये दोनों बच्चे 0.5 मीटर डिस्टेंस से दूर हैं, यानी कि सेपरेट हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये हमें बतानी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वांटिटी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? सीधा वैल्यू को, फॉर्मूले को यूज करेंगे। F इज इक्वल टू कैपिटल J m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सभी क्वांटिटीज SI में है तो हम सीधा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 की वैल्यू 50, m2 की वैल्यू 50 और यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपने कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर लिखकर छोड़ देते हैं, करते नहीं है, लेकिन आप लोगों ने करना है। तो कैसे होगा? ध्यान से देखो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 50 50 0.5 इंटू 0.5 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? अब इस 0.5 यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, 10 इंटू 10। अब ये कट जाएगा 10 पे, ये कट जाएगा 10 पे। तो आपके पास ओवरऑल हो क्या गया है? आपके पास ओवरऑल हो गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻4 1 2 3 4 10⁻4। बस आपने इसमें क्या करना है? 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 4, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल चैप्टर से जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है? 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स है इन दोनों बच्चों के बीच में। और यहां पर एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी है और समझनी है, वो ये है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था, शुरू करा था अभी थोड़ी देर पहले ही, सोच रहे होंगे जैसे कि 2 बच्चे हैं, उनके बीच में फोर्स है, तो वो एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते? एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? एक दूसरी तरफ हमें खिसकते हुए नजर क्यों नहीं आते? तो वो इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि जो फोर्स है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। देखो यहाँ पर 6.67 10⁻⁻7 बहुत ही ज्यादा कम फोर्स है। अगर आप इसे प्रॉपरली सोल्व करोगे तो लगभग ये 0.0000006 इतनी है, ठीक है? 0 पॉइंट के बाद भी कितनी कम है, इसीलिए हमें वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फॉर्म में या अट्रैक्ट होते हुए नजर नहीं आते। क्लियर है? तो यहां पर हमारा ये न्यूमेरिकल पार्ट भी क्लियर है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होगा। आपके पास m1 होगा, आपके पास m2 होगा, आपके पास g की वैल्यू होगी, आपके पास r की वैल्यू होगी और आपको f वैल्यू निकालनी होगी। या फिर आपके पास कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट में से कोई भी 4 पार्ट वो आपको देगा और 5th पार्ट आपको निकालना होगा। और उसमें क्या होता है? बिल्कुल सिंपल आपका मैथमेटिक्स यूज होगा। ओके, क्लियर? अब लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसने हमें ऐसे बहुत सारे फिनोमिनास को समझने में हेल्प किया जो हमें लगता था कि आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कितने लोगों को लगता होगा कि जो अर्थ या फिर जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन, उसमें अट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप भी होगा। जैसे मान लो हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, स्टैंड करते हैं, काम करते हैं, मून हमसे बहुत दूर है,
लेकिन दोनों अट्रैक्शन फोर्स की हेल्प से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो टाइड्स, समुद्र में जो लहरें आती हैं, वो लहरें भी किस वजह से होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो हमें लगता था कि अनकनेक्टेड हैं, लेकिन उसे कनेक्ट किया किसने? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। तो सबसे पहला आपके पास जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, इट एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड sun. Universal law of gravitation explain the motion of planet around the sun, or you can say and stability of solar system. Stability of solar system का मतलब क्या है कि आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मार्स है, अर्थ है, वीनस है, तो वो रिवॉल्व भी करते हैं सन के सराउंडिंग। तो हमें कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि वो आपस में कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते, तो वो कोलैप्स क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ दिस, ओके, स्टेबिलिटी। सेकंड, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। थर्ड वन, the force that bind us, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टू द अर्थ, बाइंड अस टू द अर्थ। हम लोग अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं, हम हवा में फ्लोट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें ग्रेविटेशन फोर्स ने अट्रैक्ट किया हुआ अपनी तरफ। ठीक है, होल्डिंग ऑफ द एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ, जो हमारा एटमोस्फेयर है वो भी होल्डेड है। वो होल्डेड कैसे है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। लास्ट, द सी टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। उसके बाद लास्ट एक और कर लेते हैं, ये बिल्कुल लास्ट है, फॉलिंग ऑफ रेनड्रॉप्स एंड स्नो ऑन द अर्थ। इस तरह से आपने ये 6 इंपॉर्टेंस याद रखनी है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, लास्ट में जाते हुए मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। हमने कई बार ये वर्ड यूज किया है आज की वीडियो में, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, एंड दैट इज ग्रेविटी। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है हमारे पास। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आता। तो समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि ये कोई टीवी शो की तरह नहीं है कि आप टीवी शो की तरह देखोगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा, आपको ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना पड़ेगा जहां पे डिस्टर्बेंस बहुत कम है। दूसरी, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप उससे 10-15 सेकंड या 1 मिनट पीछे की वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, तब आपको वो पॉइंट 101% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।